जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की वर्ल्ड हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की बुक है दोस्तों, उसके चैप्टर बाय चैप्टर को एमसीक्यू के रूप में देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने दोस्तों क्लास 9th की एनसीईआरटी की वर्ल्ड हिस्ट्री की जो बुक थी उसको मैंने कवर कर दिया है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों अध्याय 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। इसमें हम लोग दोस्तों अध्याय 2 यानी भारत में राष्ट्रवाद को क्या करेंगे दोस्तों, कवर नहीं करेंगे क्योंकि इस पर ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन किया जा चुका है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज से रिलेटेड सवाल, जिसमें अध्याय 3 में है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। फिर है अध्याय 4 में औद्योगिकरण का युग, इससे रिलेटेड सवालों को भी देखेंगे। और रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति में जो अध्याय 5 दिया गया मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, तो इससे रिलेटेड सवालों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैं केवल जो है दोस्तों अध्याय 2 को कवर नहीं करूँगा क्योंकि इस पर ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन किया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है, वो है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो याद रखना है यह फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं केवल यहाँ पर आंसर बताऊंगा, इसको फुल डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट है जर्मन पंचांग यानी तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ 1798 में किस पत्रकार ने डिजाइन किया था। तो याद रखना है इसको डिजाइन किया था एंड्रियास रेबमान ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फ्रांस के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा था, बिल्कुल सही है। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषा जो बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा किया कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को खाली स्थान से मुक्त कराएंगे। तो याद रखना है निरंकुश शासकों से क्या कराएंगे, मुक्त कराएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल दिया गया 5 नंबर में। तो अभिकथन है कि 1802 के नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे, यह अभिकथन दिया गया। कारण इसका दिया गया है कि इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया था। तो ये तो कारण तो इसका सही दिया गया है, लेकिन अभिकथन जो है कि 1802 के नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे, यह स्टेटमेंट इसमें क्या दिया गया है, गलत दिया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार से संबंधित सवाल है। इसमें आइए इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। सवाल है कि किस फ्रांसीसी कलाकार ने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो उनका नाम था फ्रेडरिक सॉरियू ने बनाई थी यह चित्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाला है कि फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉरियू के चित्रों की श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। दूसरा कथन दिया गया है क्या दोस्तों कि इस चित्र में सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्राप्ति की वंदना करते हुए जा रहे हैं। तो यह बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 19वीं सदी तक कौन से राज्य राष्ट्र बन चुके थे, आपको यह बताना है। तो याद रखना है अमेरिका और स्विट्जरलैंड क्या बन चुके थे दोस्तों, राज्य राष्ट्र बन चुके थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अनसर्ट रेनन कौन था। तो अनसर्ट रेनन कौन था दोस्तों, तो यह फ्रांसीसी दार्शनिक था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 19वीं सदी में यूरोप की राजनीतिक एवं भौतिक दुनिया में हुए परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था राष्ट्र राज्य का उदय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण से रिलेटेड सवाल है। आइए इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। फटाफट हम लोग एकदम रैपिड फायर एमसीक्यू को करते जाएंगे दोस्तों, इसको डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि पूरा पीडीएफ में इसका डिटेल आप देख सकते हैं दिया गया है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन है 18वीं सदी के मध्य यूरोप के नक्शे में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड को किस रूप में जानते थे? तो इसे किस रूप में जानते थे? तो इसे राजशाहियों, डचियों और कैटनों के रूप में जानते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला साम्राज्य था, तो वो कौन सा था? तो हैब्सबर्ग साम्राज्य था ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला साम्राज्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पूर्वी एवं मध्य यूरोप किस राजतंत्र के अधीन था? तो याद रखना यह निरंकुश राजतंत्र के अधीन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कथन से रिलेटेड सवाल। कथन पहला है कि हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। कथन दो आपको दिया गया है कि गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे, तो ये दोनों कथन जो है दोस्तों सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक होता था, तो याद रखना है कुलीन वर्ग होते थे सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन के मालिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको पहचानना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक होते थे, बिल्कुल सही है। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, यह भी बिल्कुल सही है। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, यह भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हैब्सबर्ग साम्राज्य जिस जनसमूहों एवं क्षेत्रों को जोड़कर बना था, वह कौन सा था? तो यह था एल्प्स के टीरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड और लॉम्बार्डी और वेनेशिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इनसे मिलकर यह बना था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इटली का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, ये आपको बताना है। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो यह हुआ था 1859 से 1870 तक था यह। फिर जर्मनी का अगर एकीकरण देखा है हम लोग तो कब से कब तक? तो 1866 से 1871 तक ये इसका हो गया। फिर नेपोलियन का पतन अगर हम लोग देखें तो कब से कब तक था? तो 1814 से 1815। और नेपोलियन द्वारा इटली पर हमला कब किया गया था? तो 1859 से 1797 में। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा इटली का एकीकरण 1859 से 1870। जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा 1866 से 1871 यानी 1 हो जाएगा इसका। नेपोलियन का पतन हो जाएगा 1814 से 1815 यानी 4 इसका। और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3142 जो कि किस ऑप्शन में है? तो यह है ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट है फ्रांस एवं जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में औद्योगिकीकरण किस सदी में प्रारंभ हुआ? तो याद रखना है 19वीं शताब्दी में यह प्रारंभ हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि उदारवादी यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आजाद। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवादी किसके पक्षधर थे? तो याद रखना संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फ्रांस में संपत्ति विहीन सभी वयस्क पुरुषों को थोड़े समय के लिए मताधिकार किसके शासन में प्राप्त था? तो याद रखना जैकोबिन शासन के समय इन्हें मताधिकार प्राप्त था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कथन और कारण से रिलेटेड सवाल दिया गया 13 नंबर की। कथन यहाँ पर है आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। कारण इसका दिया गया कि 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों यानी उदारवादियों की यह जोरदार मांग थी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कथन भी सही दिया गया, कारण भी सही दिया गया और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड सवाल की। कथन है हमारा नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। कारण दिया गया है कि इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तौल प्रणाली थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कपड़े नापने के पैमाने को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसे कहा जाता था एले। नेक्स्ट सवाल है कि 19वीं सदी में कौन जर्मन के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक लिस्ट जो थे वह ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के क्या थे? प्रोफेसर से। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रसा की पहल पर 1834 में एक शुल्क संघ खाली स्थान स्थापित किया गया था, तो याद रखना है जॉल वेराइन स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा वक्तव्य रूढ़िवादी के संबंध में सही नहीं है? कौन सा आपसे पूछा जा रहा है सही नहीं है? तो याद रखना है वह राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में नहीं था। यह स्टेटमेंट इसमें क्या दिया गया है दोस्तों? गलत दिया गया है।
नेक्स्ट है 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर खालिस्तान को हराया था, तो याद रखना नेपोलियन को हराया था। याद रखना कौन कौन, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी, तो इसकी मेजबानी किसके द्वारा किया गया था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक के द्वारा किया गया था वियना सम्मेलन की मेजबानी। इंपॉर्टेंट सवाल है और वीवीआईपी सवाल है, इसको हाईलाइट कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट 1815 में यूरोप में हुए वियना सम्मेलन के उद्देश्यों पर विचार कीजिए। क्या इसका उद्देश्य था, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका उद्देश्य क्या था, तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। करेक्ट आंसर है ये। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था, यह भी बिल्कुल सही है। उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पिडमोंट में जेनेवा जोड़ दिया गया, यह भी सही है। नेपोलियन द्वारा 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया गया था उसे बरकरार रखा गया, यह स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है ज्यादातर सरकारों ने सेसरशिप से नियम बनाए जिनका उद्देश्य था, तो जिनका उद्देश्य क्या था, तो याद रखना उपयुक्त सभी, यानी किताबों पर नियंत्रण, अखबारों पर नियंत्रण, नाटकों एवं गीतों पर नियंत्रण। नेक्स्ट है नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था, तो याद रखना प्रेस की आजादी उनका एक मुख्य मुद्दा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट किस क्रांतिकारी ने मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप जैसे संगठन की स्थापना की, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यह किया गया था जियुसेप्पे मैत्सिनी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इटली के क्रांतिकारी जियुसेप्पे मैत्सिनी के बारे में कौन सा वक्तव्य गलत है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जियुसेप्पे मैत्सिनी के बारे में कौन सा यहाँ पर गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका जन्म 1887 में जेनेवा में हुआ था, यह स्टेटमेंट इसमें क्या दिया गया, गलत दिया गया। इसका जन्म कब हुआ था, तो 1807 में जेनेवा में हुआ था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्रांतिकारियों का युग से रिलेटेड सवाल, आइए इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं दोस्तों। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है सवाल हमारा यहाँ पे, दिए गए वक्तव्यों पर विचार कीजिए। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। यह है फर्स्ट स्टेटमेंट। इटली जर्मन के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। तीसरा है कि इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। सत्य विकल्प क्या है, तो यहाँ जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों, सत्य हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इसमें ज़्यादा है, इसलिए। हालांकि पीडीएफ मैं दे दूंगा, आप वहां से जाकर आसानी से इसका डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था जुलाई 1830 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसने टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है, कि नहीं होगा, बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो यह किसके द्वारा किया गया, कहा गया टिप्पणी था, तो यह था मैटरनिक के द्वारा कहा गया टिप्पणी। इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल है, इसको हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही आपको नहीं पहचाना कि कौन सा सही नहीं है, तो याद रखना 1840 की कुस्तुनतुनिया की संधि में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है किस अंग्रेज कवि की मृत्यु 1824 में बुखार से हुआ था, तो याद रखना लॉर्ड बायरन की जो मृत्यु हुई थी 1824 में बुखार के कारण हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई, यह बिल्कुल सही है। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया था, तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट है रोमानीवाद किस तरह का आंदोलन था, तो याद रखना रोमानीवाद जो था वह सांस्कृतिक आंदोलन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द मैसेकर एट कियोस 1824 में किस रोमानीवादी फ्रांसीसी चित्रकार की कृति है, तो यह है देला क्रोआ का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। दूसरा है कि राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोकनृत्य से
प्रकट होती है। तीसरा है लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक नहीं था। आपसे पूछा जा रहा है सत्य कथन कौन सा है, तो इसमें जो है दोस्तों स्टेटमेंट 1 और 2 ही सही है, तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पोलैंड का विभाजन 18वीं सदी के अंत में किन बड़ी शक्तियों ने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी रूस ने, ऑस्ट्रिया ने और प्रसा ने इसका क्या किया था, अंत किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कीजिए। जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम बंधुओं का जन्म क्रमशः 1785 और 1786 में जर्मनी में हुआ था। जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम बंधु उदारवादी राजनीति में सक्रिय भागीदारी लेते थे। तीसरा है हमारा स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली, और चौथा है इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित किया। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट जो है दोस्तों जैकब ग्रिम एवं विलियम ग्रिम के बंधुओं के बारे में बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये VVI सवाल है दोस्तों, हाईलाइट इसको कर लेंगे, ठीक है। और ये आपको बुक का खासियत नजर आ रहा होगा दोस्तों कि बुक का एकदम जो क्लास 10th का जो निचोड़ है दोस्तों वो क्वेश्चन में डाल दिया गया है। इस 9th क्लास के वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक को और 10th क्लास के वर्ल्ड हिस्ट्री को बुक को कवर कर लेने के बाद मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि इससे बाहर भी कोई सवाल BPSC के द्वारा पूछा जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे इसमें सवाल दिए गए हैं और उसका डिटेल भी अच्छे से दिया गया है इसमें। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूरोप में 1830 के दशक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं पहचाना है, याद रखना है ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से कम थी, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। नेक्स्ट, यूरोप के कुछ इलाकों में किसकी सत्ता होने के कारण कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे, तो याद रखना है कुलीन वर्ग के। नेक्स्ट, यूरोप में 1848 के कृषक विद्रोह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा कि राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 18 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया था, तो यह स्टेटमेंट गलत है। सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था और जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया, तो यह स्टेटमेंट इसमें क्या दिया गया दोस्तों, बिल्कुल सही दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3 ही सही है। नेक्स्ट, 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था, तो याद रखना ठेकेदारों के खिलाफ सिलेसिया में बुनकरों के द्वारा 1845 में क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट, किस पत्रकार ने सिलेसिया के एक गांव की घटनाओं के बारे में लिखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वोल्क ने यह लिखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। कथन है हमारा 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पहुंची। कारण इसका दिया गया कि वे ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर जो है दोस्तों यानी कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट, 1848 में उदारवादियों की क्रांति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा असत्य है, तो याद रखना है कि उन्होंने एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को रोक दिया था, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उदारवादी राजनीतिज्ञ के साथ फ्रैंकफर्ट संसद का एक निर्वाचित सदस्य था, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वह था कार्ल वेलकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने नारीवादी राजनीतिज्ञ संगठन की स्थापना की थी, तो वह कौन थे, तो लुइजे ऑटो पीटर्स थे, जिन्होंने क्या किया था, तो नारीवादी राजनीतिज्ञ संगठन की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा क्या कि जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। 18 मई 1852 को 834 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया, बिल्कुल गलत है यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुआ, तो यह स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। तो इसमें केवल स्टेटमेंट 1 और 3 ही सही है, बाकी जो 2 स्टेटमेंट दिया गया वह गलत दिया गया। नेक्स्ट, 25 जून 1850 में एक अखबार के संपादक को भेजे गए पत्र संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हालांकि उन्हें वे सब लाभ मिलते थे जो उसी के लिए पुरुषों को मिलते थे, यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल इसमें गलत दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उदारवादी आंदोलन के अंदर किसे राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था, करेक्ट आंसर हो जाएगा महिलाओं को। नेक्स्ट, एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों के समूह को क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था विचारधारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध किसे निश्चित करता है, तो यह करता है नारीवाद को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कथन और कारण से रिलेटेड सवाल।
कथन है हमारा कि जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तो कथन तो सही है। तब यहां पर दिया गया महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया, तो कारण भी इसका सही है, लेकिन कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या जो है नहीं कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1848 के बाद वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को प्रारंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे, तो यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भू दासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई, तो यह भी बिल्कुल सही है। हैब्सबर्ग शासकों ने जर्मनी के लोगों को ज्यादा स्वायत्ता प्रदान की, तो यह स्टेटमेंट गलत दिया गया। उन्होंने जर्मनी के लोगों को ज्यादा स्वायत्ता प्रदान नहीं की थी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 ही सही है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जर्मनी और इटली का निर्माण से रिलेटेड सवाल। आइए इस रिलेटेड सवालों को देखते हैं। सवाल है हमारा, ये पूरा डिटेल दिया गया है दोस्तों, चैप्टर भी दिया गया डिटेल में और उससे रिलेटेड सवाल भी। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए किसने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया था? तो वह कौन थे? तो रूढ़िवादी थे, यानी रूढ़िवादियों ने इसका इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट, किसने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था? तो ये थे मध्यवर्गीय। नेक्स्ट, जर्मनी के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला कि राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहल को राजशाही और फौजी ताकत ने मिलकर दबा दिया, बिल्कुल सही है। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था, बिल्कुल सही है। उसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला, यह भी बिल्कुल सही है। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली, यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ का सम्राट घोषित किया गया था? तो इन्हें जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। कथन है जर्मन राज्य के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल जिसे हॉल ऑफ मिरर्स में हुई, यह कथन दिया गया। कारण है कि सभा ने प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों से, लेकिन आर जो है यानी कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, जर्मन में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया किस राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है? तो याद रखना है प्रसा राज्य के प्रभुत्व को दर्शाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट सवाल है और ये VVI सवाल भी है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, जर्मन के राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है? ये आपसे पूछा रहा है कौन सा सही है। तो याद रखना है, पहला है कि नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया, बिल्कुल सही है। प्रसा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऑन्टोन वॉन वर्नन ने अपनी किस कृति में जर्मन साम्राज्य की घोषणा का चित्र दर्शाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो याद रखना है 7 राज्यों में इटली बटा हुआ था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सार्डिनिया, पिडमॉन्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि सार्डिनिया जो पिडमॉन्ट था इतालवी राजघराने का शासन था। यहाँ पर उत्तरी भाग में जो था ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था उत्तरी भाग, दक्षिणी जो भाग था स्पेन के बुर्बो राजवंश के अधीन था, और मध्य भाग जो था याद रखना है पोप का वहाँ पर शासन चलता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान सही नहीं है? बिस्मार्क का 17वां जन्मदिन 1880 में हुआ था, यह स्टेटमेंट गलत है। इसका 17वां जन्मदिन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। नेक्स्ट, किस सन में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो इसे घोषित किया गया था जनवरी 1871 में। नेक्स्ट, यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की गई थी, यह जिउसेप्पे मेतिस्नी के द्वारा यह किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये VVI सवाल है दोस्तों, याद रखना है।
नेक्स्ट है सार्डिनिया पिडमॉन्ट के उस शासक को नाम बताइए जिसने 1831 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह की सफलता के बाद इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी मिली थी। यह कौन था? तो विक्टर एम्यूनल द्वितीय था। ये भी वीवीआई सवाल है दोस्तों, इसको भी हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि न तो एक क्रांतिकारी था न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। यह वाक्य किससे संबंधित है? तो यह वाक्य संबंधित है काबूल से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे काबूल का हाथ था, यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। इटली के संदर्भ में काबूल के सैन्य अभियानों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो नियमित सैनिकों के अलावा जियुसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये 1807 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए। यह भी स्टेटमेंट सही है। स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एम्यूनल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा कब घोषित किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है और वीवीआई भी सवाल है। तो इसे राजा घोषित किया गया था 1861 में। नेक्स्ट सवाल है कि दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था उन्होंने खाली स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था। तो याद रखना है इटालिया के बारे में कभी नहीं सुना था। नेक्स्ट ब्रिटेन के संदर्भ में विद्वानों द्वारा दिए गए कौन से कथन सही हैं? कौन सा कथन आपसे पूछा जा रहा है सही है? तो कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। बिल्कुल सही है ये। तो ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई, कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह भी बिल्कुल सही है। यह लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट है ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान क्या थी? तो इनकी मुख्य पहचान थी निरी जाति है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल। अभिकथन दिया गया कि जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुए। तर्क दिया गया कि एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। करेक्ट आंसर इसका क्या दिया गया है? तो इसका दिया गया है दोस्तों कि अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है दोस्तों अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन जो कि 1707 में हुआ था से किसका गठन हुआ था? तो याद रखना है यह हुआ था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और ये वीवीआई सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेना है आपको। नेक्स्ट है स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को मनाही थी। तो याद रखना है गैलिक भाषा और राष्ट्रीय पोशाक मनाही थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आयरलैंड देश किस धार्मिक गुटों में बटा हुआ था? तो याद रखना है यह बटा हुआ था कैथलिक और प्रोटेस्टेंट में यह बटा हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस सन में आयरलैंड और बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया? तो याद रखना है आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था? तो 1801 में। यह भी वीवीआई सवाल है, हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट है नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह थे। तो नए ब्रिटेन का प्रतीक चिन्ह था ब्रिटानी झंडा यानी यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान था गॉड सेव आवर नोबल किंग। नेक्स्ट है जियुसेप्पे गैरिबाल्डी की मुलाकात मेस्नी से कब हुई थी? तो यह हुई थी 1833 में। नेक्स्ट है किस सन में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ से एक्सपीडिशन ऑफ द थर्ड जेंड यानी हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1860। नेक्स्ट सवाल अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्यों से लड़ने रोम गई जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। तर्क है कि रेड शर्ट फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों सही है, यानी अभिकथन भी सही है कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है दोस्तों अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर है राष्ट्र की दृश्य कल्पना से रिलेटेड सवाल दोस्तों। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों। काफ़ी मैं स्पीड बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि रैपिड फायर क्वेश्चन करना है हमको, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कराना ताकि एग्जाम आपका, क्योंकि एग्जाम का जो डेट है दोस्तों काफ़ी नज़दीक है इसलिए। नेक्स्ट है निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला है 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद
का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। कथन दूसरा है कि अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। तीसरा है कि इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो दिए गए वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्षेत्र कौन सा था? तो यह था बाल्कन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और ये वीवीआई सवाल भी हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा किस साम्राज्य के नियंत्रण में था? तो यह था ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में। नेक्स्ट है ऑटोमन साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण एवं आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा था। तो बिल्कुल सही है। इसमें इसे बहुत ज़्यादा सफलता मिली, तो यह स्टेटमेंट गलत है। इसमें इसको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। नेक्स्ट है बाल्कन लोगों ने किस अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आज़ादी या राजनीतिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही है? जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया, यह दिया गया है। दूसरा कि बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। तीसरा है परिस्थितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ये तीनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। कथन है हमारा कि रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को मजबूत करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को कम करना चाहती थी। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। कथन 2 हमारा है कि जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें कई प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जिस सन में साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया वह कौन सा था? तो वह था सन 1914। नेक्स्ट है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। दूसरा है राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। यह विचार के समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाने लगा, अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये तीनों के तीनों जो वक्तव्य यहाँ पर दिए गए, कथन दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल है हमारा नेक्स्ट सवाल है नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कीजिए। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र को मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल कर दिया। तो याद रखना है ये दोनों जो हैं दोस्तों सही हैं और आर जो है इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कारण जो है इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए किस रूप में चुना गया था? तो याद रखना है नारी रूप में चुना गया था। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 1850 के डाक टिकट पर किसकी तस्वीर बनाई गई जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी? तो याद रखना है मारी आन का चित्र बनाया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने किन विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूप का प्रयोग किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का प्रतीक है, तो स्वतंत्रता का प्रतीक है लाल टोपी और टूटी जंजीर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है और कारण से रिलेटेड सवाल। नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया था। कारण दिया गया फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया था जिसमें जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन भी सही, कारण भी सही और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मन में बलूत वृक्ष किसका प्रतीक था? तो यह था वीरता का प्रतीक। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चित्रकार फिलिप वेट ने जर्मेनिया के चित्र को किस पर बनाया था? तो यह बनाया था सूती झंडे पर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में गुण दिया गया, सूची 2 में महत्व। आपको गुण और इसके महत्व को मैच कराना है। तो टूटी हुई बेड़िया, आइए हम डायरेक्ट टूटी हुई बेड़िया, तो यह महत्व किसका था? तो आज़ादी मिलने का। बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह था और बलूत पतियों का मुकुट, तो यह था बहादुरी का प्रतीक। और तलवार जो था मुकाबले की तैयारी का था दोस्तों। सतयुग की पहचान कीजिए। उगते सूर्य की किरण
काला, लाल और सुनहरा तिरंगा तलवार पर लिपटी, जैतून की डाली और तलवार। तो आइए देखते हैं। सत्य युग में इस प्रकार कौन सा उगते सूर्य की किरण जो था एक नए युग का सूत्रपात था। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा जो था 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली जो था शांति की चाह थी, और तलवार क्या था, मुकाबले की तैयारी। नेक्स्ट है द फॉलन जर्मेनिया यानी हताश जर्मेनिया किस चित्रकार की कृति है? तो याद रखना जूलियस झुबनर की यह कृति है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद से रिलेटेड सवाल है हमारा। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। दूसरा है कि अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था। तीसरा है कि इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है कि 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्षेत्र बना था। तो यह बना था कौन? बाल्कन। नेक्स्ट है बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा किस, लगता है ये फिर से सवाल रिपीटेड हो गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये रिपीटेड सवाल है दोस्तों। तो यहाँ रिपीटेड सवाल आ गया दोस्तों। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो हमारा जो चैप्टर क्या है, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर इसमें दिया गया है वह है भूमंडलीकृत विश्व का बना। इससे पहले अध्याय 2 में था भारत में राष्ट्रवाद, तो उससे पहले ही मैंने बता रखा है दोस्तों, उसको मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग भूमंडलीकृत विश्व का बनना इससे रिलेटेड सवालों को देखेंगे। फर्स्ट जो इसमें टॉपिक है आधुनिक युग से पहले, इससे रिलेटेड सवालों को देखेंगे। तो चलिए सवाल को हम लोग देखते हैं, आधुनिक युग से पहले के सवालों को। सवाल है कि एक स्मृति शिला पर पानी के जहाज का चित्र जो कि 10वीं शताब्दी का है किस संग्रहालय में रखा गया है? तो याद रखना है गोवा संग्रहालय में यह रखा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता जुड़ी थी। तो याद रखना है पश्चिमी एशिया से यह जुड़ी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मार्ग से चीनी रेशम पश्चिमी देशों को भेजा जाता था? तो याद रखना सिल्क मार्ग से यानी रेशम मार्ग से यह भेजा जाता था पश्चिमी देशों में। नेक्स्ट है सिल्क मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है और वीवीआई सवाल है दोस्तों। तो चीनी पॉटरी, कपड़े, मसाले आदि सिल्क मार्ग से भारत, दक्षिण पूर्व एशिया एवं अन्य देशों में भेजे जाते थे। दूसरा है कि पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई शाखाओं में फैला था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोनों के दोनों जो है दोस्तों यहाँ पर सही दिए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। बिल्कुल सही है ये तो। कथन 2 है कि नूडल्स भारत से पश्चिमी देशों में पहुंचा और इसी से स्पेधेती का जन्म हुआ। तो यह स्टेटमेंट गलत है, नूडल्स भारत से पश्चिमी देशों में पहुंचा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आलू, सोया, मूंगफली जैसे खाद्य पदार्थ यूरोप तथा एशिया में किस यात्री की वजह से पहुंचा था? तो यह कोलंबस से पहुंचा था एशिया में। कौन कौन सा? आलू, सोया, मूंगफली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है न्यू इंग्लैंड स्थित मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी के प्रथम गवर्नर थे। तो याद रखना है ये थे जॉन विनथॉर्प। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको यह बताना है सबसे पहले कौन हुआ था? तो सबसे पहले 3, 5, 2, 4, 1 यानी सबसे पहले हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार पश्चिमी एशिया से जुड़ा था। फिर पांचवा है कि मोगोवा ग्राटोज की गुफा में सिल्क मार्ग का चित्र प्राप्त होना, यह दूसरे नंबर पे आएगा। फिर तीसरे नंबर पे एक स्मृति शिला पर पानी के एक जहाज का चित्र जो पश्चिमी तट से प्राप्त हुआ, यह तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे आएगा हमारा चौथा ही जैविक युद्ध जो चेचक के रूप में अमेरिकी लोगों में फैला ये। और पांचवें नंबर पे आएगा भयानक आइरिश आलू अकाल पड़ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये दिया गया पूरा फुल डिटेल, आप पीडीएफ में देख लेंगे। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे अल्फ्रेड क्रॉसबी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित वक्तव्यों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा असत्य है? याद रखना है कौन सा असत्य है दोस्तों। 17वीं सदी में यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करके अमेरिका पहुंच गए। यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। नेक्स्ट है हमारा सवाल 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन ने
किस देश को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका को। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 18वीं सदी तक के अमेरिका में किस देश के गुलामों को लाकर काम पर लगाया जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका के गुलामों को लाकर काम पर लगाया जाता था। कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है 30 नंबर। 18वीं सदी के पहले चीन और भारत को विश्व के धनी देशों में गिना जाता था। बिल्कुल सही है ये तो। 18वीं सदी में जो है दोस्तों चीन और भारत को विश्व के धनी देशों में गिना जाता था। कारण है चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिमी की ओर खिसकने लगा। यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी यानी विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। इसमें इससे रिलेटेड हम लोग सवालों को देखेंगे। सवाल है कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में कितने प्रकार की गतियों का प्रवाहों का उल्लेख किया? तो याद रखना 3 प्रवाहों का उल्लेख किया गया। कौन कौन सा? व्यापार, श्रम और पूंजी। नेक्स्ट है मक्का के आयात पर पाबंदी लगाया गया। कब लगाया गया? नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में बसी हुई बस्तियां चेचक कीटाणु को जैविक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया। रेंडर पेस्ट या मवेशी। तो याद रखना है मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के द्वारा। नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में बसी बस्तियां, तो यह था कैनाल या जिसे हम लोग कॉलोनी कहते हैं। चेचक कीटाणु को जैविक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया, तो यह स्पेन ने किया। रेंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग बीमारी का प्रादुर्भाव, तो यह हुआ था अफ्रीका में। नेक्स्ट है बड़े भूस्वामियों के दबाव में किस देश की सरकार ने कॉर्न लॉ पास किया था? तो याद रखना है ब्रिटेन ने। नेक्स्ट है कथन एक और कथन 2 से रिलेटेड सवाल कि कथन है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आने से ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। बिल्कुल सही है। कथन 2 है कि 19वीं सदी में औद्योगिक प्रगति धीमी रही किंतु फिर भी लोगों की आय में वृद्धि होती रही। यह स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19वीं सदी में कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे थे? तो याद रखना है 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ चित्र है और तिथि। जहाज पर चढ़ने के लिए इंतजार करते आयरिश पर अप्रवासी का चित्र कब बनाया गया था? आइए देखते हैं। तो जहाज पर चढ़ने का इंतजार करते आयरिश प्रवासी का चित्र बनाया गया था 1874 में। द स्मिथ फील्ड क्लब पशु बाजार इसे बनाया गया था 1851 में। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली और उनकी टोली का चित्र बनाया गया था 1871 में। अमेरिका को रवाना होते अप्रवासियों से लदे जहाज का चित्र बनाया गया था 1869 में। नेक्स्ट ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के अर्ध रेगिस्तानी जमीन को किस फसल के निर्यात के उद्देश्य से उपजाऊ बनाने का प्रयास किया था? याद रखना गेहूं और कपास। नेक्स्ट 1820 से 1914 के मध्य विश्व व्यापार में प्राथमिक उत्पादों का हिस्सा कितना था? याद रखना है 60%। और ऐसे ही सवालों को जो है दोस्तों बीपीएससी पूछता है। यहाँ से आपको सवाल अच्छे से कवर करके जाना। ये मोस्ट वीवीआई सवाल आपके लिए रहेगा ये वाला। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आपको लगेगा कि ये उटपटांग सवाल पूछ रहा है बीपीएससी, लेकिन देखिए ये सवाल यहाँ से लिया गया कि 1820-1914 के मध्य विश्व व्यापार में प्राथमिक उत्पादों का हिस्सा कितना था? तो ये था 60% था। 1890 तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या बदलाव देखने को मिलता है? तो याद रखना उपयुक्त सभी, यानी श्रम विभाजन, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीकी, यह सब बदलाव देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था? तो याद रखना यह था स्मिथ फील्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मांस व्यापार के संबंध में ये आप देख लेंगे क्वेश्चन दोस्तों। काफी समय हमारे पास कम है इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। राइट आंसर इसका है केवल कथन 2 ही सत्य है। मैं 1 नंबर और जो मैचिंग वाले उसको कराता जा रहा हूँ। यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में बैठक कब हुई? 1885 में। संयुक्त राज्य अमेरिका का औपनिवेशिक ताकत बनना कब हुआ? तो 1890 का आखिरी दशक था यह। रेंडर पेस्ट बीमारी का अफ्रीका के अटलांटिक तट पर पहुंचा कब? 1892 में। गिरमिटिया मजदूर प्रथा समाप्त किया गया तो 1931 में। ये मोस्ट वीवीआई फैक्ट्स हैं। गिरमिटिया मजदूर प्रथा कब समाप्त किया गया था? क्योंकि गिरमिटिया मजदूर जो था ये गांधी जी से भी रिलेटेड है, याद रखना है आपको। तो याद रखना है 1921 में। नेक्स्ट 21 पत्रकार को न्यूयॉर्क हेराल्ड ने अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज के लिए भेजा गया था? तो याद रखना है हेनरी मॉर्टन स्टैनली को। नेक्स्ट है ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता किस नदी से होकर जाता है? तो याद रखना है विल्ज नदी से होकर। ये भी वीवीआई सवाल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित वक्तव्यों में सत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा सत्य है? तो याद रखना 1910 के दशक में रेंडर पेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका में तेजी से फैली। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली कौन सी बीमारी जंगल के आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी? तो वह थी पशु प्लेग।
नेक्स्ट सवाल है कि भारत से अनुबंधित श्रमिकों को बागान खदानों और रेलवे निर्माण परियोजना में काम करवाने के लिए कब दूर दूर के देशों में ले जाया गया, तो याद रखना है 19वीं सदी में। नेक्स्ट है गिरमिटिया मजदूरों के कारण 19वीं सदी में हुए बदलाव के संदर्भ में निम्न वक्तव्यों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पहचाना, तो यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के सुखों में भी वृद्धि करता है, यह इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्यतः खाली स्थान ले जाया जाता था, याद रखना है कैरिबियाई देशों में पर, यह भी मोस्ट VBI सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है रास्ता फारियानवाद नामक विद्रोही धर्म को किस रैगे गायक ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया, तो याद रखना है बॉब मार्ले ने इसे ख्याति पर पहुंचा दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है शिकारी पुरी ट्रॉफ और नट्टू कोट्टई चेटियार किस व्यवसाय से संबंधित है, तो ये थे बैंकिंग से। फिर महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था का क्या हाल रहा है, इससे रिलेटेड हम लोग सवालों को देखेंगे दोस्तों। सवाल है कि किस युद्ध को पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध कहा जाता है, तो याद रखना है प्रथम विश्व युद्ध को। नेक्स्ट है कौन सा अमेरिकी कार निर्माता बृहद उत्पादन फ्रेजर के विख्यात प्रणेता थे, यानी मॉस प्रोडक्शन के। करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड। इंपॉर्टेंट सवाल है और VBI सवाल भी है। नेक्स्ट सवाल है हमारा दोस्तों कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व की घटनाओं के संबंध में निम्न से कौन सही उत्तर का चयन कीजिए, आपको यह बताना है। तो याद रखना है जिन वस्तुओं का उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था उसे इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण नाम दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कथन और कारण से रिलेटेड सवाल, मैं इसे स्किप कर रहा हूं, आप लोग देख लेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पुस्तक है और उसके दूसरी तरफ क्या है, लेखक दिया गया। आइए देखते हैं पुस्तक। द विक्टोरियन सिटी इमेजेज एंड रियलिटीज, यह लिखा गया FJ डेयोड एवं माइकल वुल्फ के द्वारा। द स्किल्ड लेबरर, ये लिखा गया JL हैमंड एवं B हैमंड के द्वारा। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ गैंगेटिक बिहार ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यह J कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया। द हैंडलूम इंडस्ट्री इन सेंट्रल इंडिया, यह लिखा गया सुमित गुहा के द्वारा। नेक्स्ट है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल में, यानी युद्ध के बाद के काल में। आइए से रिलेटेड सवालों को देखते हैं। सवाल है कि किस म्यूजिक कंपनी ने 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी जिसके मुख्य पृष्ठ पर डॉन ऑफ द सेंचुरी लिखा हुआ था, तो वह था E.T. पॉल। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड सवाल, इसे मैं स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट सवाल है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, आइए देखते हैं। तो कॉटेजर क्या था, सब्जियां भूसा चारा आदि को बीनकर काम चलाने वाले छोटे किसान, इसे कहा जाता था कॉटेजर। स्टेपलर क्या था, तो ऐसा व्यक्ति जो रेशो के हिसाब से ऊन को छाटता था, यह स्टेपलर कहलाता था। फुलर कौन था, तो ऐसा व्यक्ति जो चुन्नटों के सारे कपड़े को समेटता था, वह फुलर कहलाता था। और कॉर्डिंग कौन था, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को मताई के लिए तैयार किया जाता था, उसे कॉर्डिंग कहा जाता था। कथन और कारण से रिलेटेड कथन को मैं स्किप कर रहा हूँ, केवल वन लाइनर जो है उसी को मैं कवर करूंगा। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने प्रस्तुत किया था, तो यह क्या था, रिचर्ड आर्कराइट ने। नेक्स्ट है लंकाशायर की एक कॉटन मिल का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था, तो यह बनाया था C.E. टर्नर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, सही नहीं पहचाना, तो याद रखना है 1850 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था, यह स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट कथन और कारण से स्किप कर रहा हूं मैं इसे। जेम्स वाट ने किसके द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया और 1871 में उसका पेटेंट करवा लिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू कॉमन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और ये VBI सवाल है। नेक्स्ट है खाली स्थान मौसमी काम की तलाश में निकलने वाले मजदूरों में से एक था, उन्होंने ईंट ढोई और अन्य छोटे छोटे काम किए। वह बताते हैं कि नौकरी के इच्छुक किस तरह पैदल लंदन जाते थे, तो यह बताया था विल थॉर्न ने। नेक्स्ट है किसके काल में ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी क्योंकि गरीब किसान और बेकार लोग काम की तलाश में बड़ी संख्या में शहर की ओर पलायन कर रहे थे, तो यह था विक्टोरिया। किस प्रकार के उद्योग में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती है, तो याद रखना है गैस घरों और शराब खानों के उद्योग में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको यह पहचानना है। तो हाथों से बनी वस्तुएं परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक मानी जाती थी, यह स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है मजदूरों की जिंदगी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, स्किप मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी के दौरान बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में पाई गई थी, याद रखना है। तो 35 से 75 पर मोस्ट VBI सवाल है, BPSC का ट्रेंड ऐसा ही है दोस्तों।
याद रखना है, ये मोस्ट वीवीआई सवाल हो गया। कितना था? तो 35 से 75% तक। नेक्स्ट है, भारतीय कपड़े से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये पहचाना है। तो गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय कपड़ों के निर्यात व्यापार में भारतीय व्यापारियों के साथ सक्रिय थे। तो याद रखना यह बैंकर सक्रिय थे। इंपॉर्टेंट सवाल है और वीवीआई सवाल भी है। नेक्स्ट है, 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था, जो 1740 के दशक तक गिर कर रह गया था। तो याद रखना 30 लाख रुपए। यह भी मोस्ट वीवीआई सवाल है, हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट है, कथन और कारण से स्किप कर रहा हूं मैं, इसको भी स्किप कर रहा हूं। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के पश्चात व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा लागू व्यवस्था में कौन सा एक शामिल नहीं था? याद रखना है, जिला अधिकारियों की नियुक्ति इसमें शामिल नहीं था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति की। उसे क्या कहा जाता था? तो उसे गुमसत्ता कहा जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, काफी लंबा है ये सवाल, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट है कि जब इंग्लैंड में खालिस्तान उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे देश से आने वाले आयात को लेकर परेशानी दिखाई देने लगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, इससे रिलेटेड सवालों को देखेंगे। सवाल है कि कंपनी के आगमन के पश्चात भारतीय कपड़ा बुनकरों के सामने निम्न में से कौन सी समस्या नहीं थी? तो याद रखना है, पेशगी प्राप्त करने की समस्या नहीं थी। नेक्स्ट, वह एक पारसी बुनकर के बेटे थे, उन्होंने चीन के साथ व्यापार और जहाज रानी का काम किया था। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में कहा गया? तो यह कहा गया जमशेदजी जीजी भोमे के बारे में यह कहा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे। किसका विश्वास था कि भारत पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है? तो यह कहा गया था द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है और वीवीआई सवाल भी है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 18वीं सदी के अंतिम दशक से भारतीय अफीम का निर्यात किया जाता था। तो याद रखना है, चीन में किया जाता था। जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया था? तो याद रखना है, यह किया गया था 1912 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये मोस्ट वीवीआई सवाल है, हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट है, कथन से रिलेटेड स्किप मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल है, औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय व्यापारी निम्न में से किसका निर्यात कर सकते थे? तो याद रखना है, गेहूं और नील का। निम्न कथन स्किप मैं कर रहा हूँ। 1911 में बंबई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज्यादा मजदूर कहां से आए थे? याद रखना है, रत्नागिरी से आए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है और वीवीआई भी सवाल है। उद्योगपति अपने कारखानों में नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए किसे रखते थे? तो याद रखना है, जॉबर को रखते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों ने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय व कॉफी बागान लगाएं। यह स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के समय राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी और याद रखना है विदेशी कपड़ा के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में कमी आना कब प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1906 के पश्चात, और ये वीवीआई सवाल है दोस्तों, इसको भी हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व के समय भारत में किस स्थान के मशीन निर्मित कपड़ों का आयात कम हो गया था? तो याद रखना है, मैनचेस्टर का। नेक्स्ट है, कथन और कारण से रिलेटेड स्किप कर रहा हूं। उपनिवेशों में औद्योगिकरण से रिलेटेड सवाल है। पहला है सवाल कि 1911 में बंबई और बंगाल में कितने प्रतिशत कारखाने स्थित थे? करेक्ट आंसर है 67। मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, हाईलाइट इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है, यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उपयुक्त कथन किस मशीन की ओर इंगित करता है? तो यह करता है क्लाई शटल को। नेक्स्ट है, 1941 तक भारत में कितने प्रतिशत से ज्यादा हथकरघों से में कलाई शटल लगे हुए थे? तो याद रखना है 35%। यह भी वीवीआई सवाल है। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिलों से प्रतिस्पर्धा करने के कारण कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। यह स्टेटमेंट सही दिया गया है। नेक्स्ट है, फैक्ट्रियों का आना, इससे रिलेटेड सवाल। पहली कताई और बुनाई मिल किस स्थान पर 1874 में खोली गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास। वीवीआई सवाल है ये दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत से गए अनुबंधित मजदूरों का वंशज माना जाता था? तो ये थे शिव नारायण चंद्र पॉल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, 1860 के दशक में किस व्यापारी ने विश्व भर के बंदरगाहों पर अपना एम्पोरियम स्थापित किया था? तो ये कौन थे? हैदराबादी सिंधी।
इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला भी दूसरा नंबर जो सवाल था वो भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है, किस गिरमिटिया मजदूर ने 20वीं सदी के प्रारंभ में डेमेराड़ा में 10 वर्ष तक काम किया था? तो ये थे राम नारायण तिवारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में खालिस्तान निर्यात किया जाता था, तो याद रखना है अफीम निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। कौन सा है? तो 21वीं सदी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ आ गई, यह स्टेटमेंट इसमें क्या दिया गया? असत्य दिया गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश व्यापार से प्राप्त अधिशेष का अधिकतम उपयोग किया गया, तो याद रखना है गृह व्यय में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग में सही है? कौन सा युग में सही है? याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध की केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी तथा ऑटोमन तुर्की थी, यह स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। नेक्स्ट है, हमारा प्रथम विश्व युद्ध ने किस देश को कर्जदार के बजाय कर्जदाता बना दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश था? तो यह था यह कौन सा विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश था? तो यह था कौन दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा यानी ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण आर्थिक उत्साह का माहौल उत्पन्न हो गया था, क्योंकि निम्न में से किसमें भारी वृद्धि हुई थी? तो याद रखना है मांग और उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व पूर्वी यूरोप विश्व व्यापार में खालिस्तान की पूर्ति करने वाला एकमात्र केंद्र था, तो याद रखना है गेहूं का यह एक बड़ा केंद्र था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग दोस्तों औद्योगिक विकास का अनूठापन से रिलेटेड सवाल को देखेंगे। उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है, कथन से रिलेटेड सवाल स्किप कर रहा हूँ। महामंदी के दौरान एक अप्रवासी खेत मजदूर का बेघर और भूखा परिवार 1936 में का यह चित्र किस अमेरिकी फोटोग्राफर ने लिया था? तो यह लिया था डोरोथी लैंग ने। नेक्स्ट है, आर्थिक महामंदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? आपसे ये पूछा जा रहा था। कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा, यह स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। नेक्स्ट है, महामंदी के लिए जिम्मेदार निम्न कारणों में से कौन सा कारण एक कारण नहीं है? तो याद रखना है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सैनिक व युद्ध संबंधी माल की मांग में तीव्र वृद्धि हुई, यह स्टेटमेंट इसमें जो है दोस्तों कारण इसका नहीं है। नेक्स्ट है, महामंदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखना है अमेरिकी सरकार ने महामंदी से बचने के लिए आयातित पदार्थों पर 3 गुना सीमा शुल्क लगा दिया, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। किस अर्थशास्त्री का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली थी? यह इनका कहना था, तो किन्स का कहना था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये VBI सवाल है। नेक्स्ट है, कथन रिलेटेड स्किप कर रहा हूँ। महामंदी के दौरान किस देश ने अपने आपको पिछड़े खेतिहर देश के स्थान पर एक वैश्विक शक्ति बना लिया था? तो यह था कौन? रूस। ये भी VBI सवाल है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण स्वराज बनाए जाने पर सहमति बनी थी। उपयुक्त सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो यह हुआ था ब्रेटन वुड्स में। मोस्ट VBI सवाल है दोस्तों। और यह सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखना है सम्मेलन हुआ था 1944 में। ये हाईलाइट आपको करके रखना है। जैसे कौन सी व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ती है? तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था। नेक्स्ट है, ब्रेटन वुड व्यवस्था ने खालिस्तान और खालिस्तान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रीतम युग का सूत्रपात किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्र और जापान के लिए व्यापार तथा आय के में वृद्धि के लिए अप्रीतम युग का सूत्रपात किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को क्या कहा जाता था? तो यह बहुराष्ट्रीय निगम इसे कहा जाता था। नेक्स्ट है, किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किए जाने वाले शुल्क को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था आयात शुल्क। नेक्स्ट है, कथनों पर इसे मैं स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई और समूह 77 के यानी G77 के रूप में संगठित हो गए? तो यह कौन था? तो विकासशील देश था। नेक्स्ट है, ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण के प्रारंभ होने के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? कौन सा कथन सही नहीं आपसे ये पूछ रहा है। तो 60 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियां एशियाई के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां कम वेतन कम थे, तो यह स्टेटमेंट गलत है इसमें। नेक्स्ट है हमारा सवाल वस्तुओं के लिए बाजार से रिलेटेड सवाल है कि निम्न में से कौन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना लेते हैं तथा वे लोगों की सोच बदल
देते हैं और नई जरूरतें पैदा करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा विज्ञापन। नेक्स्ट है 20वीं सदी में खरीदारों को किसके माध्यम से कंपनी का नाम तथा पता ज्ञात हो जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लेबल। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैनचेस्टर के लेवल पर महाराजा अजीत सिंह का चित्र था, यह स्टेटमेंट इसमें क्या है दोस्तों? गलत है। तो मैनचेस्टर के लेवल पर महाराजा रणजीत सिंह, कार्तिक, लक्ष्मी और सरस्वती आदि का चित्र था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, 19वीं सदी के अंत में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए किसका इस्तेमाल करने लगे थे? तो याद रखना है कैलेंडर का। नेक्स्ट हमारा सवाल है, अब अध्याय 5 है हमारा, अध्याय 5 से रिलेटेड सवालों को हम लोग देखेंगे दोस्तों। अध्याय 5 क्या है हमारा, तो आइए देख लेते हैं अध्याय 5 क्या है। अध्याय 5 है हमारा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया से रिलेटेड सवाल। इसमें है शुरुआती छपी किताबों से रिलेटेड सवाल। तो आइए इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। यहाँ टॉपिक का नाम दिया गया शुरुआती छपी किताबें, और ये इंपॉर्टेंट भी इसमें काफ़ी सवाल हैं। तो मुद्रण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। याद रखना कि लगभग 597 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापे जाने लगी थी, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। यह कब था? 594 था, ना कि 597। नेक्स्ट, एक लंबी अवधि तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक खालिस्तान राजतंत्र था, तो यह था चीन। नेक्स्ट, 17वीं सदी के लगभग मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता विद्वानों और अधिकारियों के अतिरिक्त और कौन था? तो यह था व्यापारी वर्ग। नेक्स्ट है, किस सदी में पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात चीन में किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में। नेक्स्ट है, 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटिका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथ का था, तो याद रखना कोरियाई संग्रह था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है। चीनी बौद्ध प्रचारक छपाई की तकनीक जापान लाए गए थे, तो याद रखना है 768 से 770 के बीच। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक छपी थी तो 868 में छपा था। कितागावा उतामारो का जन्म हुआ था तो 1753 में। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में त्रिपिटिका कोरियाना को अंकित किया गया था तो 2007 में अंकित किया गया। और सभी के सभी मोस्ट वीवीआई डेट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। इसे मैं स्किप कर रहा हूँ, आप देख लेंगे पीडीएफ में इसके। नेक्स्ट है, कितागावा उतामारो का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो यह हुआ था एदो, जो कि जापान में स्थित है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। रचनाकार है और रचनाएं हैं। सुनमन कुबो, तो सुनमन कुबो की रचनाएं कौन सी है? सुबह का नजारा। कितागावा उतामारो की कौन है? उकियो धरती दुनिया का चित्र। मैक्सिम गोर्की, इनका मेरा बचपन, ये मोस्ट वीवीआई है। मैक्सिम गोर्की को याद करके चलना है। इनका क्या है? मेरा बचपन। ये किसका है किताब? तो मैक्सिम गोर्की का है। और जयदेव के बारे में तो सभी को मालूम होगा, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। यूरोप में मुद्रण का आना, इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। आइए, सवाल है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो वेलम मिट्टी से बनी लेखन की सतह है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। वेलम क्या होता है? तो चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह, इसे कहा जाता है वेलम। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कोरिया की कौन सी पुस्तक मूवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जिगजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कथन से रिलेटेड सवालों को मैं स्किप कर रहा हूँ, ये भी स्किप कर रहा हूँ, देख लेंगे पीडीएफ में। योहान गुटेनबर्ग ने किस वर्ष प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया? मोस्ट वीवीआई सवाल, बहुत ज्यादा ये वीवीआई सवाल है कि गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था कब? 1448 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक को छापा था? ये भी मोस्ट वीवीआई सवाल है। तो सर्वप्रथम इनके द्वारा बाइबल को छापा गया था। मोस्ट वीवीआई सवाल, इसको कर देंगे दोस्तों। मैं इसे छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। 16वीं सदी में हाथ की छपाई का स्थान किसने लिया, जिसके कारण मुद्रण क्रांति संभव हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक मुद्रण ने इसका स्थान लिया। नेक्स्ट हमारा सवाल है कथन से, इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल जो है चैप्टर टॉपिक नंबर जो है मुद्रण 3 से है, मुद्रण क्रांति और उसका असर से। सवाल है कि मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में किसके माध्यम से दाखिल हुई थी? तो याद रखना लोकगीत एवं लोक कथाओं के माध्यम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सदी युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपसे ये पूछ रहा है। तो लॉम्प्री मेरी छापा खाना होता था, यह बिल्कुल सही इसमें दिया गया। मिनर्वा क्या होता था? तो विद्या की देवी को मिनर्वा कहा जाता था। मरकरी जो था दूत देव विवेक का प्रतीक था। यह लॉम्प्री मेरी छापा खाना था। द मैकेवर डांस जाता विभत्स डांस था, संप्रदाय था किसी धर्म का एक उपसमूह।
और एक्विजिशन क्या था, तो धर्म अदालत था। ठीक है दोस्तों, और ये सभी के सभी VVI शब्द हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, किसके कारण विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और तर्क वितर्क के दरवाजे खुल गए थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छापाखाना के कारण। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किस धर्म सुधारक ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए 95 स्थापना लिखी थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने। इंपॉर्टेंट सवाल है और VVI सवाल भी है। नेक्स्ट है, 16वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मार्टिन लूथर ने किया था, सभी को मालूम होगा इसका आंसर। मुद्रित साहित्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, याद रखना है। 17वीं सदी में इटली के किसान मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ पुस्तक है, दूसरे तरफ लेखक दिया गया। ये देखते हैं, तो ये पुस्तक है द फॉरबिडन बेस्ट सेलर्स ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस, 1995 में लिखा गया है, और ये किसके द्वारा लिखा गया, रॉबर्ट डॉन टर्न के द्वारा। द एडवेंचर ऑफ पेरीग्रीन पिकल, ये लिखा गया टोबियस स्मॉलेट के द्वारा। द हिस्ट्री ऑफ द जोसेफ एंड्रयूज, ये लिखा गया हेनरी फ्लिंग के द्वारा। मेरे विश्वविद्यालय, यह लिखा गया है मैक्सिम गोर्की के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, मेरे विश्वविद्यालय या मेरा विश्वविद्यालय, मैक्सिम गोर्की के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट बुक है। किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह है, दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच जाती। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है, तो यह है इडेप्सम से संबंधित। नेक्स्ट है, पढ़ने का जुनून से रिलेटेड सवाल। 17वीं और 18वीं सदी में विभिन्न संप्रदायों के चर्चों ने गांव में स्कूल स्थापित कर किसे शिक्षित करने लगे थे, तो याद रखना है पादरियों बोल रहा हूँ, किसानों और कारीगरों को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक पैसिया किताबें बेचने वाले को क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था चैपमैन। नेक्स्ट है, सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबों को फ्रांस में किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखना है बिब्लियोथिक ब्लू के नाम से। नेक्स्ट 18वीं सदी में किसके प्रकाशन के पश्चात समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्रिकाएं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, कथन कारण से स्किप कर रहा हूं मैं सवाल। नेक्स्ट जेम्स लॉकिंगटन लंदन का एक क्या था, तो याद रखना है यह प्रकाशक था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट 18वीं सदी में फ्रांस के किस उपन्यासकार ने घोषणा किया था कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बने रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, तो यह कहा था मर्सिये ने। नेक्स्ट है, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है, आभासी लेखक की कलम के जोड़ के आगे तुम हिल उठोगे। उपयुक्त कथन किसने कहा था, तो यह कहा गया था मर्सिये के द्वारा, इंपॉर्टेंट है और VVI सवाल भी है। नेक्स्ट है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा है, तो सभी पुराने मूल संस्थानों और कायदों पर आम जनता के लिए बहस मुबाहिसे छपाई के कारण प्रारंभ हुई, मुबाहिसे छपाई के कारण प्रारंभ हुई थी, यह स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। नेक्स्ट, अधिकांश इतिहासकारों ने किसे फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के कारण मानना है, तो मुद्रण संस्कृति को। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में बच्चे, महिला और मजदूरों से रिलेटेड सवाल है कि फ्रांस के में किस वर्ष बाल पुस्तकें छपने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय यानी मुद्रणालय स्थापित किया गया था, तो याद रखना है 1857 में। नेक्स्ट सवाल है कि किस स्थान के निवासी ग्रीम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट है, इसे मैं स्किप कर रहा हूं दोस्तों। 19वीं सदी में कहां पर किराए पर किताबें देने वाले पुस्तकालय का उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। किस सदी में ऑफसेट प्रेस आ चुका था जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई संभव थी, तो याद रखना 19वीं सदी के अंत में। नेक्स्ट है, बिजली से चलने वाले प्रेस में से किस सदी में छपाई का काम तीव्रता से होने लगा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वीं सदी के प्रारंभ में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किस देश में 1990 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला सीलिंग श्रृंखला के तहत छपी गई थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, भारत का मुद्रण संसार, इस रिलेटेड सवालों को देखेंगे। सवाल है कि भारतीय पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्न सही कथन का पहचान कीजिए। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं जैसे संस्कृति, अरबी एवं फारसी में पांडुलिपियां लिखी गई थी, यह स्टेटमेंट सही दिया गया है इसमें। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि प्रिंटिंग प्रेस को सर्वप्रथम भारत में कौन लाया था, तो यह लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा 1579 यानी 1579 में
कोचीन में पहली तमिल किताब किसने छापी थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यह छापा गया था कैथोलिक धर्म प्रचारकों ने। इंपॉर्टेंट है और VVI सवाल भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पे, इसको मैं हटा रहा हूँ, हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आप PDF में देख लें, क्योंकि अगर मैंने इसको डिस्कस करना चालू किया तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब शुरू किया था? तो 1880 में शुरू किया था। मोस्ट VVI सवाल है, कई एग्जामों में ये सवाल आ भी चुका है। नेक्स्ट है जेम्स ऑगस्टस हिकी पर किस गवर्नर जनरल ने मुकदमा दायर किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स ने। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? तो यह था बंगाल गजट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये VVI सवाल है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 1768 में किस व्यक्ति ने कलकत्ता में छपाई में माहिर लोगों का उत्साहवर्धन करने की बात कही थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम बोल्ट्स ने। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें से रिलेटेड सवालों को हम लोग देखेंगे। सवाल है राजा राम मोहन राय ने 1823 में संवाद कौमुदी प्रकाशित किया था, तो यह स्टेटमेंट गलत है। 1869 में स्थापित देवबंद सेमिनारी ने मुसलमान पाठकों को दैनिक जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए थे, ये भी स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो संवाद कॉमेडी की स्थापना कब किया गया था? तो 1821 में, याद रखेंगे। और इसका कब हुआ था? तो 1867 में इसका हुआ था, याद रखेंगे। कब हुआ था? 1867 में। उत्तर भारत में मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर कौन चिंतित था? तो याद रखना है उल्मा चिंतित था। नेक्स्ट है तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहां से प्रकाशित हुआ था? तो याद रखना है कलकत्ता से। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये सब हाईलाइट कर लेना है। पुणे के कृष्णा जी त्रिम्बकम रानाडे कौन से अखबार निकालना चाहते थे जिसमें स्थानीय दिलचस्पी की तमाम उपयोगी खबरों को जगह मिल सके? करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठी। नेक्स्ट है प्रकाशन के नए रूप को लेकर सवाल यहाँ पे पूछा गया है, और प्रिंटिंग और प्रतिबंध से रिलेटेड सवाल है। सवाल है हमारा यहाँ पे कि किस चित्रकार ने मिथकीय कहानियों को लेकर अनगिनत चित्र बनाए जो उनके अपने प्रेस में छपती थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा ने। मोस्ट VVI सवाल है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको पहचाना है। तो 20वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी, यह स्टेटमेंट इसमें गलत है। किस वर्ष में पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1870। नेक्स्ट 1926 में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसने धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने से रोकने के लिए पुरुषों की निंदा की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगम रोकैया शेखावत हुसैन ने। यह भी VVI सवाल है। नेक्स्ट है, इसको स्किप कर रहा हूं मैं, इसको भी स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट है रस सुंदरी देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वह पूर्वी बंगाल के रूढ़िवादी मुसलमान परिवार से संबंधित थे, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। नेक्स्ट है 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर किसने लिखना शुरू किया था? तो यह लिखना शुरू किया था कैलाश वासनी देवी ने। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है और VVI सवाल है। नेक्स्ट 1880 में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने किस स्थान पर उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ये भी VVI सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट है उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, परंतु गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत खाली स्थान के दशक से हुई थी, तो याद रखना 1870 के दशक से हुई थी। नेक्स्ट किस सदी के प्रारंभ में स्त्रियों के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वीं सदी में। नेक्स्ट 59 किस लेखक ने स्त्रियों को आज्ञाकारी बीबियों यानी पत्नियों बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखा था? तो यह लिखा गया था राम चड्डा के द्वारा। नेक्स्ट इंडियन साड़ीवाड़ी खाली स्थान के अंत में प्रकाशित होने वाली व्यंग और विद्रूप यानी कैरिकेचर विद्या के कई पात्रों में से एक था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में। कथन कारण से रिलेटेड सवाल स्किप कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट है बूढ़ी आइयर साधु दादी की कहानी किस असमिया साहित्यकार की रचना है? तो यह लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ का। इंपॉर्टेंट है और VVI सवाल भी है। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा था? यह सवाल पूछा भी जा चुका है BPSC में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ये VVI भी सवाल है। नेक्स्ट है किस सदी में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे? याद रखना है 20वीं सदी में।
नेक्स्ट है कानपुर का वह मिल मजदूर कौन था जिसने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छाप कर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की थी, तो यह था काशी बाबा। इस स्थान पर सूती मिल मजदूरों ने स्वयं को शिक्षित करने के उद्देश्य से पुस्तकालय बनाए थे, जिसकी प्रेरणा उन्हें बंबई के मिल मजदूरों से मिली थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलोर से। नेक्स्ट है कौन सा कथन असत्य है, आपको यह पहचाना, तो याद रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1795 में पूर्व का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज्यादा परेशान नहीं था, यह स्टेटमेंट इसमें असत्य है। नेक्स्ट सवाल है किस विद्रोह के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजों का विचार बदल गया और उन्होंने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट है किस प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आइडिस। मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, लॉर्ड लिटन ने। याद रखना है कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड लिटन। तो इसे समाप्त किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया था। ठीक है, कब समाप्त किया था, तो 1882 में इसको समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट ब्रिटिश सरकार की दमन नीति के बावजूद खालिस्तान अखबार देश के हर कोने बढ़ते और फैलते के, तो याद रखना है राष्ट्रवादी। पंजाब के क्रांतिकारी को किस वर्ष काला पानी भेजा गया था, तो याद रखना है 1907 में। इंपॉर्टेंट है और वीवीआई सवाल भी है। नेक्स्ट है वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और सामूहिकता की आजादी को कौन 3 ताकतवर औजार मानते थे, तो याद रखना है गांधी जी। नेक्स्ट है 1877 में स्थापित अखबार स्टेट्समैन के संपादक पद के लिए किसे बुलाया गया था, तो यह बुलाया गया था सैंडर्स को। इंपॉर्टेंट है और वीवीआई भी सवाल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य असत्य आपको पहचाना है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम के तहत 24 अखबारों को जमानत देनी पड़ी थी, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। नेक्स्ट है किस युद्ध के प्रारंभ होने पर औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। ये भी अच्छा सवाल है और वीवीआई सवाल है। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा जो लास्ट चैप्टर था अध्याय 5 था वो प्रिंटिंग और उस पर लगे प्रतिबंध से रिलेटेड सवाल था। तो 28 नंबर जो था हमारा लास्ट सवाल था दोस्तों। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की इसी तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।